देखिए दोस्तों, हमारा जो आज का पहली क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी भाषा का विकास। जो सिलेबस है मैंने उसकी जो पीडीएफ है मैं डलवा दूंगा अपने टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम जो है वो भी हमारा क्या है, हर्ष कुमार एजुकेशनल हब के नाम से हमारा ये भी है। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पे आपको किताबें पीडीएफ सब मिल जाएंगी और अच्छी अच्छी किताबें मिलेंगी। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको भी ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ पे आपको सारी किताबों की पीडीएफ मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपनी क्लास जो है शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हिंदी भाषा का विकास, ठीक है। यानी हिंदी जो है वो किस प्रकार से विकसित हुई है, हम इस टॉपिक में बात करेंगे। तो हिंदी भाषा विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। कितनी? 3000 भाषाओं में से एक। यह विश्व की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली चौथी भाषा है, ठीक है। विश्व में जो 4 भाषाएं हैं, तो विश्व में 3000 भाषाएं हैं, उसमें सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली चौथी भाषा है। तो सबसे पहली कौन सी भाषा बोली जाती है, वह है मंदारिन, यानी कि चीन की एक भाषा है जो कुछ इस प्रकार की भाषाएं हैं। इस प्रकार का आपने अल्फ़ाबेट देखा होगा या जो अक्षर लिखे हुए देखे होंगे आपने। तो वो मंदारिन यानी चीन भाषा है। फिर है स्पेनिश, नाम से स्पेन इत्यादि दिखाई दे रहा है यहाँ से, ठीक है। फिर है इंग्लिश, जो कि ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड, अमेरिका, यूके इत्यादि देशों में बोली जाती है। फिर चौथी है हिंदी, यानी कि हिंदी विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली चौथी भाषा है, ठीक है। और आकृति या रूप के आधार पर पूछ लिया जाए तो कैसी भाषा है, वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। यानी कि वियोगात्मक का मतलब होता है ये बिखरी हुई भाषाएं हैं, यानी बिछुड़ी हुई है। ये कोई एक भाषा नहीं है, ये अलग अलग भाषाएं, मतलब अलग अलग चीज़ों से मिलकर बनी एक भाषा है, ठीक है। और विश्लिष्ट का मतलब है ये अलग अलग है लेकिन इसको हम एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है। और भाषा परिवार के आधार पर यह किस भाषा परिवार में आती है, वह भारोपी है, ठीक है। यानी कि इसके नाम से पता चल रहा है इंडिया और यूरोप, ठीक है। इंडिया और यूरोप यानी कि भारत और यूरोप, यूरोपियन परिवार की भाषा है, यानी इंडो यूरोपियन भाषा है। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, भारोपी है, ठीक है। और भारत में भारोपी भाषा परिवार जो है वो कितनी संख्या है भाषा परिवार की? 4। कौन कौन सी? भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी या तिब्बती, ठीक है। जो तिब्बत चीन का साइड है, यानी कुछ इस प्रकार से बना है। यहाँ पे पहले पड़ता है तिब्बत, ठीक है। फिर यहाँ पे पड़ता है चीन साइड, ठीक है। तो देखिए, भारोपीय में 73% लोग भारोपीय बोलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर सबसे बड़ा परिवार कौन सा भाषा परिवार, वह भारोपीय, यानी 73% लोग भारोपीय बोलते हैं। यानी हिंदी भाषा जो है हमारी भारोपीय में आती है, ठीक है। और 25% लोग द्रविड़ यूज़ करते हैं। द्रविड़ मतलब दक्षिण भारत की भाषा है ये, ठीक है। दक्षिण भारत में बोली जाती है द्रविड़ भाषा, साउथ साइड में। और फिर एक ऑस्ट्रिक, जो कि 1.3% लोग बोलते हैं। दूसरा है चीनी या तिब्बती, जो कि 0.7% लोग हमारे बोलते हैं, ठीक है। और फिर देख लीजिए अगला। देखिए, हिंदी का विकास किस प्रकार हुआ है। पहले भारत यूरोपीय में थी, उसके बाद उसमें एक शाखा आई इंडो ईरानियन, यानी कि भारत और ईरानी शाखा। फिर उसके बाद भारतीय आर्य उपशाखा की एक भाषा कौन, हिंदी बनी, ठीक है। हिंदी का एक कुछ प्रकार की हायरार्की है, यानी कि क्रम है किस प्रकार हिंदी का विकास हुआ है। पहले भारोपीय का हिस्सा है, फिर भारोपीय में है भारत ईरानी शाखा है, उसके बाद भारतीय आर्य उपशाखा की एक भाषा कौन, हिंदी, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद क्या है। इसके बाद हम देखेंगे भारतीय आर्य उपशाखा की कितनी, मतलब किस प्रकार का विकास हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर वीडियो पॉज करो। देखिए दोस्तों, हमारा जो भारतीय आर्य भाषा के 3
मतलब भारतीय आर्य भाषा जो है उसको हमें 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ठीक है। इससे पहले हमने जो है हिंदी का ओवरव्यू पढ़ा था। और फिर देखिए यहाँ पे पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसको 1500 से 500 ईसा पूर्व के बीच इसका जो है कालखंड है, इसमें वैदिक और लौकिक संस्कृत। ठीक है, तो वैदिक संस्कृत में क्या क्या था, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक थी, जिसमें वैदिक की थी, छंदास छंद थे, यानी कि यहाँ पे वेद ग्रंथ इत्यादि जो थे लिखे गए थे। ठीक है, जिसमें यास्क पाणिनि द्वारा इसका कालखंड का क्या नाम दिया गया था, वैदिकीय छंदास। फिर है लौकिक संस्कृत, जो हमारा 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व था, जिसे हम लोग संस्कृत भाषा के नाम से जानते हैं। यहाँ पे पाणिनि की मुख्यतः जो पाणिनि प्रमुख थे, यानी कि उनके द्वारा जो है यहाँ पे लौकिक संस्कृत साहित्य में बहुत अच्छा काम किया गया था, इसलिए इसे पाणिनि द्वारा प्रयुक्त नाम दिया जाता है संस्कृत भाषा। फिर है मध्यकालीन आर्य भाषा, यानी कि अब जो हमारी हिंदी है वो प्राचीन से मध्य में आ जाती है। तो मध्यकाल में क्या क्या था, पाली थी, प्राकृत थी और अपभ्रंश था। ठीक है, यहाँ पे जो पाली थी वो गौतम बुद्ध के समय की भाषा है। ठीक है, यानी कि गौतम बुद्ध का से रिलेटेड जो भाषा है वो पाली है। तो इस समय जो देश की प्रथम भाषा बन चुकी थी ये पाली, यानी कि पाली जो थी भारत की प्रथम देश भाषा बन गई थी, यानी कि लगभग अधिकांश क्षेत्रों में हमें पाली बोली जा रही थी। और यह उस टाइम आम जनमानस की भाषा थी, क्योंकि संस्कृत अधिकतर लोग समझ नहीं पाते थे। तो जो पाली थी वो आम जनमानस की भाषा थी, इसलिए गौतम बुद्ध ने जो है पाली भाषा में अपने सारे उपदेश दिए थे। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के उपदेश इसमें समाहित है। ठीक है, इसको प्रथम प्राकृत काल कहा गया है। और द्वितीय प्राकृत काल, जिसको हम लोग प्राकृत बोलते हैं, ये महावीर स्वामी जो जैन धर्म से संबंधित हैं। गौतम बुद्ध किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो हमारे महावीर स्वामी हैं ये जैन धर्म से संबंधित है, जो कि एक जो इसका कालखंड है वो 1 ईस्वी से, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कालखंड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व वैदिक संस्कृत थे। अगर ओवरऑल बोला जाए तो 1500 से 500 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। अगर उसमें कालखंड का विभाजन किया जाए तो वैदिक संस्कृत में 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व था, इसमें वेद ग्रंथ इत्यादि लिखे गए थे। ठीक है, वैदिकी थी, छंदास था। दूसरा हमारा लौकिक संस्कृत साहित्य है, जिसको 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक जो है देखा जाता है, इसका जो कालखंड है। ठीक है, जो कालखंड है ये सब, ठीक है भैया, ये सब कालखंड है, तो इनको ध्यान में रख लीजिएगा। दूसरा हमारा जो है ये हमारे कालखंड है, मध्यकाल का जो कालखंड है वो है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। इसमें दोनों में ईसा पूर्व था, यहाँ आ जाता है मध्यकाल में ईसा पूर्व से ईस्वी तक। ठीक है, इसमें पाली प्राकृत अपभ्रंश इत्यादि का उद्भव हुआ था। तो जो पाली थी वो किससे, गौतम बुद्ध से संबंधित है। ठीक है, इसमें देश की ये प्रथम भाषा हो गई थी। उसका कारण था कि संस्कृत बहुत अधिकतर लोग जो संस्कृत नहीं बोल पाते थे और समझ भी नहीं पाते थे। जो पाली थी उस टाइम आम जनमानस की भाषा हो गई थी, इसलिए गौतम बुद्ध ने जो उपदेश थे वो क्या था, पाली भाषा में दिए थे। और गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म से उनके संस्थापक हैं। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है, गौतम बुद्ध। ठीक है, और उसके बाद द्वितीय प्राकृत काल को हम प्राकृत के ही नाम से जानते हैं, जो कि 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक थे। ठीक है, और इस समय महावीर स्वामी के जो सारे उपदेश हैं वो प्राकृत भाषा में है। ये थोड़ा जैन धर्म से रिलेटेड थे। ठीक है, साथ बैठो। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, वो थे हमारे महावीर स्वामी। ठीक है, 24वें तीर्थंकर। और फिर हमारा आता है तृतीय प्राकृत काल, यानी अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश था, एक अवभट था, जो कि अपभ्रंश का कालखंड कितना था, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। और अवभट का था 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक। ये थोड़ा संक्रमणकालीन या
संक्रांतकालीन भाषा थी। यानी इस समय थोड़ा सा जो अगर इतिहास की बात की जाए तो इस कालखंड में थोड़ा सा अरबों तुर्कों का आक्रमण चालू हो गया था हमारा। तो उस समय संक्रमण का मतलब होता है यहाँ पे भाषा मिक्स हुई थी, अरबी, तुर्की, ठीक है, और ईरानी भाषाएं जो थी उन सब का मेल मिलाप हो गया था। तो ये थोड़ा सा संक्रमण यानी कि संक्रांतकालीन भाषा थी ये, इसमें भाषाओं का मिक्सचअप हो गया था। फिर हमारी आती है आधुनिक भारतीय भाषा। देखिए 1000 ईस्वी से आज तक की जो भाषा है वो हमारी आधुनिकता में आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में आती है। हिंदीतर भाषा यानी कि हिंदी के बाद की जो भाषाएं थी जो विकसित हुई हैं, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, उड़िया, बंगला, असमिया, ये जो है हमारी, इसमें हमें 3 खंड हैं। एक है प्राचीन हिंदी जो कि 1000 ईस्वी से 1350 तक जाती है, यानी कि इसके बाद संक्रमणकालीन के बाद की बात है प्राचीन हिंदी जो है हमारी। तो उसके बाद है मध्यकालीन हिंदी 1350, ठीक है, यानी इस टाइम तो गुलाम डायनेस्टी थी इंडिया में। अगर हिस्ट्री से जाए हम तो इस टाइम गुलाम वंश था, ठीक है, जो कि गुलाम वंश तो नहीं था इस टाइम, 1206 से 1290 के बीच ख़त्म हो गया था ये, ठीक है। तो उसी के आसपास का पीरियड का टाइम तो ये विकसित हुई थी, ठीक है। उसके बाद ये हमारी मध्यकालीन आ जाती है 1350, यानी कि गुलाम, ठीक है, फिर तुगलक, खिलजी, सैयद लोदी, और फिर मुग़ल काल जो है चला था। फिर उसके बाद मराठी भाषा भी विकसित हुई थी उसी टाइम। तो ये मध्यकालीन हिंदी थी हमारी। उसके बाद आधुनिक हिंदी यानी कि 1850, यानी धीरे धीरे साहित्यकार आए, ठीक है, लेखक लेखिकाएँ, तो धीरे धीरे ये विकसित हुआ, यानी कि यहाँ पे भारतेंदु युग आ जाता है, ठीक है, छायावाद युग आ जाता है, प्रयोगवाद युग आता है, ठीक है, प्रकृतिवाद आता है, और फिर अगर हम बात करें तो भक्ति काल भी आ जाता है, ठीक है। मध्यकाल इसमें क्या नाम, मीराबाई, ठीक है, और क्या रहीमदास, सूरदास, ये सब आ जाते हैं, कबीरदास। तो ये सब धीरे धीरे हमारा जो है हिंदी का विकास हुआ था। हम देखते हैं अपभ्रंश और अवगढ़ होता क्या है। जो हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा अपभ्रंश और अवगढ़ है क्या चीज़, तो हम उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो, आशा करते हैं दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, और यदि आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो ये क्लासेस कंटिन्यू होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।